अस्सलाम एवरीवन, वेलकम बैक टू बैकबेंचर्स एकेडमी। अच्छा, हम स्टार्ट करेंगे एनीमियाज। अच्छा, एनीमिया सिंपल है कि आपके जो सर्कुलेटिंग आरबीसीज है इसका वहाँ पे कम हो जाना। अच्छा, जैसे ही आप वहाँ पे आरबीसीज वगैरह कम होंगे तो आपको पता है आरबीसीज का काम क्या है। इन्होंने ऑक्सीजन आपको वहाँ पे टिश्यूज़ को देनी है और कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बॉडी से बाहर निकालनी है। अच्छा, ये काम नहीं होगा तो आपका जो पेशेंट है उसके अंदर क्या होगा, जैसे आप वहाँ पे ये काम कम हो जाएगा तो यहाँ पे पेशेंट के अंदर आपको वहाँ पे डिस्निया जो है ये आपको वहाँ पे मिल रहा होगा। अच्छा, इसके बाद आपका जो पेशेंट है इसके अंदर आपको जो है ये वीकनेस वगैरह मिल सकती है, फटीग वगैरह मिल सकती है। साइंस में आपने याद रखना है यहाँ पे आपको ये पेल कंजक्टाइवा और साथ साथ उसकी वहाँ पे स्किन पेल हो सकती है। अच्छा, इसके बाद पेशेंट के अंदर हेडेक वगैरह भी हो सकती है और साथ साथ पेशेंट जो है उसके अंदर वहाँ पे ये लाइट हेडेडनेस वगैरह जो है ये भी मिल सकती है। अच्छा, ये सारे एनीमियाज में आपको ये वाले साइन एंड सिम्टम्स आपको वहाँ पे सारों में मिल रहे होंगे। अच्छा, आपके पास पेशेंट आया, आपने वहाँ पे ये वाले साइन एंड सिम्टम्स देखे, अब आपने वहाँ पे पेशेंट की करवाई सीबीसी। अच्छा, सीबीसी में हम वहाँ पे देखेंगे दो चीज़ें, एक आप वहाँ पे एचबी और दूसरी यहाँ पे हम देखेंगे हमारे यहाँ पे एमसीवी। अच्छा, अगर तो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पे एचबी कम है तो ये सिंपल आपका हो जाएगा एनीमिया। अच्छा, यहाँ पे आपने याद रखना है मेल के केस में जो आप वहाँ पे एचबी है या नॉर्मल कितनी होती है आपकी, होती है 13.5 से लेकर 17.5 तक, ये आपको पे नॉर्मल होती है। अच्छा, उसके बाद फीमेल के केस में आपको 12.5 से लेके 16 ग्राम पर डेसीलीटर तक ये आपको वहाँ पे नॉर्मल होती है। अगर ये जो आपको वहाँ पे 13.5 या फिर आपकी जो ये 12.5 से कम हो रही है तो ये आपकी हो जाएगा अनीमिया। ये तो सिंपल होगा, आपको वहाँ पे एचबी कम है। अच्छा, इसके बाद आपने वहाँ पे निकालना है कि पेशेंट को ये जो आपको वहाँ पे एनीमिया है ये आपको वहाँ पे किस कॉज की वजह से। अच्छा, उसमें आप वहाँ पे देखेंगे पेशेंट के अंदर वहाँ पे एमसीवी, अगर तो एमसीवी आपको वहाँ पे नॉर्मल है तो आपको हो जाएगा नॉर्मोसिटिक एनीमिया, तो आपको यहाँ पे ये वाली कॉजेज वगैरह आपको मिल रही होंगी। अच्छा, यहाँ पे अपने याद रखना है पेशेंट के अंदर जो है आपको वहाँ पे जो एमसीवी है ये आपका नॉर्मल होता है 80 से 100 तक, 80 से 100 फेमटोलीटर तक ये आपको नॉर्मल है। अच्छा, अगर आपको वहाँ पे 80 से कम हो रहा है तो आपका हो जाएगा माइक्रोसिटिक एनीमिया, 100 से ज़्यादा हो रहा है तो आपका हो जाएगा मैक्रोसिटिक एनीमिया। अच्छा, आपने सिंपल सिंपल डिजीजेज जो है इसको रट्टा लगा लेना है। यहाँ पे हम करेंगे अभी हमारे जो है ना ये माइक्रोसिटिक एनीमिया, तो यहाँ पे आपने रट्टा लगा लेना टेल्स का। अच्छा, यहाँ पे जो है ये टेल्स में क्या हो जाएगा पेशेंट के अंदर, अगर आपको वहाँ पे होगा ये थैलासीमिया। अच्छा, उसके बाद आपके जो पेशेंट उसके अंदर ये आपको वहाँ पे एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज होगी, आपको वहाँ पे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होगा, या फिर पेशेंट के अंदर लेड पॉइजनिंग होगी, और लेड पॉइजनिंग पेशेंट के अंदर करवाती है सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया। तो यहाँ आपने इसके अंदर ये भी आपने याद रखना, टेल्स आपने यहाँ पे याद रखना। ये सारी क्या करवाएंगे पेशेंट के अंदर यहाँ पे माइक्रोसिटिक एनीमिया करवाएंगे। मतलब क्या, जैसे पेशेंट के वहाँ पे एचबी कम होगी या फिर आपका जो पेशेंट है उसके साथ साथ आपकी जो एमसीवी जो है ये दोनों कम होंगी, तब आप क्या करवाएंगे पेशेंट के अंदर ये जो टेल्स है, टेल्स में से एक डिजीज आपने वहाँ पे निकालनी है। अच्छा, एक चीज़ आप यहाँ पे देख लें वो ये कि आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये जो एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज और साथ साथ आपकी जो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है ये पेशेंट के अंदर नॉर्मोसिटिक एनीमिया भी करवाती है। दोनों में क्या होता है, आपकी जो आयरन है इसकी जो है ना ये प्रॉब्लम होती है। मतलब एक में क्या होता है, आपको वहाँ पे आयरन आपको वहाँ पे आ ही नहीं रही होती है, आपको वहाँ पे डेफिशिएंसी होती है, और दूसरी में हम क्या करते हैं आयरन को लॉक कर देते हैं, आयरन को हम वहाँ पे सर्कुलेशन में आने नहीं देते। वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। दोनों में क्या होगा, आपको वहाँ पे आयरन नहीं आ रही होगी और दोनों में क्या होगा, आयरन डेफिशिएंसी होगी एक तरह की। तो यहाँ पे आपका जो पेशेंट है अर्ली स्टेजेस में आपके पास प्रेजेंट करेगा नॉर्मोसिटिक एनीमिया के साथ। अच्छा, उसके बाद जो आपका पेशेंट है जब उसको वहाँ पे ये डिजीज जो है आपको वहाँ पे लेट हो जाएगी, तब आपको वहाँ पे जो है ये माइक्रोसिटिक एनीमिया मिलेगा। दोनों में आपने याद रखना है कि दोनों पेशेंट के अंदर नॉर्मोसिटिक भी करवाती हैं और पेशेंट के अंदर यहाँ पे माइक्रोसिटिक भी करवाती हैं। यहाँ पे जो है ना आयरन डेफिशिएंसी की जो है ये स्टेजेस भी देख लें। सबसे पहले क्या होगा, आपके वहाँ पे जो स्टोरेज आयरन है वो आपको वहाँ पे डिप्लीट हो गया। ठीक, मैंने आपको वहाँ पे बता रखा है आपकी जो स्टोरेज फार्म है ये आपको वहाँ पे होती है फेरिटिन। अच्छा, थोड़ा सा इसको मैं ना दोबारा से रिवाइज भी करवा देता हूँ, मैंने आपको जो ये आयरन एब्जॉर्प्शन करवा दी हुई है, थोड़ी सी दोबारा से रिवाइज करवा देता हूँ। अच्छा, इसमें आपने याद रखना आयरन फिस्ट ब्रो। अच्छा, यहाँ पे जो आपकी आयरन है ये आपके डोडिनम के अंदर एब्जॉर्ब होती है, उसके बाद ये आपकी जो फोलेट है ये आपको वहाँ पे जेजुनम के अंदर एब्जॉर्ब होती है, और ये आपको वहाँ पे 20 से आपको होती है बाइल साल्ट, ये आपको वहाँ पे आपकी जो इलियम है उसके अंदर ये आपको वहाँ पे एब्जॉर्ब होते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो आपकी जो होगी ना आयरन ये आपकी डोडिनम के अंदर एब्जॉर्ब होगी। अच्छा, इसमें आपने याद रखना है ये आपको वहाँ पे होगी डोडिनम का सेल। अच्छा, ये आपको वहाँ पे डोडिनम का जो है ये लुमिन हो गया। यहाँ पे आपने याद रखना है Fe2 पॉजिटिव फॉर्म जो है इसको हम वहाँ पे एब्जॉर्ब करवा सकते हैं, Fe3 पॉजिटिव को एब्जॉर्ब नहीं करवा सकते। इसके लिए आप क्या करते हैं, Fe3 पॉजिटिव को दोबारा से Fe2 पॉजिटिव के अंदर कन्वर्ट करवा के आप वहाँ पे जो ये एब्जॉर्ब करवा रहे होते हैं, और इसकी रीज़न क्या है, यहाँ पे आपका जो ट्रांसपोर्टर होता है ये आपका होता है डाईवैलेंट मेटल ट्रांसपोर्टर। अच्छा, ये आपको वहाँ पे Fe2 पॉजिटिव आपकी जो ये एंटेरोसाइट के अंदर आ गई। अच्छा, इसके बाद आप क्या करते हैं, आपकी जो Fe2 पॉजिटिव आयरन है इसको आप जो है ये जो है ना ये स्टोर करना शुरू कर देते हैं, और यहाँ पे आपकी स्टोरेज फॉर्म होती है आपको वहाँ पे फेरिटिन। अच्छा, ये फेरिटिन की फॉर्म में आपको वहाँ पे स्टोर होगी। इसके बाद आप क्या करते हैं, जब आपको वहाँ पे ज़रूरत होती है तो आप क्या करते हैं, यहाँ से आपका एक पड़ा होता है आपको वहाँ पे फेरोपोर्टिन, और वो जो है आपको वहाँ पे जो है ये आपकी जो आयरन है इसको वहाँ पे आपकी सर्कुलेशन में लेके आ रहा होता है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ आपने याद रखनी है, यहाँ पे आपकी होती है ट्रांसफरिन। ट्रांसफरिन का काम क्या होता है, आपको वहाँ पे ट्रांसफर करना आयरन को। अच्छा, ये आपकी जो है ये लीवर से प्रोड्यूस होती है। इसमें आपने एक और चीज़ याद रखनी है वो ये कि लीवर से जब आपको जो है एक ट्रांसफरिन की ज़रूरत है ना, तो लीवर 3 ट्रांसफरिन प्रोड्यूस कर रहा होता है। अच्छा, यहाँ पे क्या होता है, एक आपको वहाँ पे यूज़ हो रही होती है और 2 आपकी जो है ये आपकी वैसे पड़ी होती हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ याद रखनी है वो ये कि जो आपको वहाँ पे एक यूज़ हो रही है ना, जो आपको वहाँ पे आयरन के साथ बाइंड कर रही है, ये आपके वहाँ पे हो जाएगी सैचुरेटेड आयरन, ये आपको वहाँ पे सैचुरेटेड ट्रांसफरिन हो जाएगी, और जो 2 आपके वहाँ पे बाइंड नहीं कर रही होंगी ये आपके वहाँ पे हो जाएगी अनसैचुरेटेड आपकी जो है ये ट्रांसफरिन। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ याद रखनी है वो ये कि ट्रांसफरिन जो है ये आपकी जो टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी है
ये आपको वहाँ पे बताती है। अगर तो पेशेंट के अंदर यहाँ पे आपकी ज़्यादा बाइंड कर रही है, यहाँ पे आपकी ज़्यादा सैचुरेशन हो रही है, तो आपको वहाँ पे टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी जो है ये कम हो जाएगी। नाम ही आपको बता रहा है बाइंडिंग कैपेसिटी। अगर तो ज़्यादा बाइंड की होगी तो कैपेसिटी कम होगी, तो आपको वहाँ पे एक बाइंडिंग कैपेसिटी, अगर आपको वहाँ पे आयरन ज़्यादा आ रही होगी, ज़्यादा सैचुरेशन हो रही होगी, तो आपको वहाँ पे कम हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद अगर आयरन कम आ रही होगी तो उस केस में क्या होगा, आपकी यहाँ पे बाइंड नहीं करेगी इसके साथ, अनसैचुरेटेड आपको वहाँ पे ज़्यादा होगी और उसके बाद बाइंडिंग कैपेसिटी आपके वहाँ पे बढ़ जाएगी। ये आपने इसके अंदर सिंपल चीज़ याद रखनी है। अच्छा, उसके बाद एक चीज़ आपने याद रखनी है कि आपकी जो होती है ना, आप वहाँ पे टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी, उसके बाद इसके वहाँ पे सैचुरेशन, इसमें आपने याद रखना है कि सैचुरेशन में आपकी नॉर्मल कितनी होती है, आपको वहाँ पे 33% सैचुरेटेड होती है और रिमेनिंग 66% जो है ये आपको वहाँ पे अनसैचुरेटेड फॉर्म के अंदर आपको ट्रांसफर इन होती है। अच्छा, ये हो गई इसके अंदर। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे एक और चीज़ आपने आपने याद रखनी है, वो ये कि आपका जो फेरोपोर्टीन है, फेरोपोर्टीन को इनहिबिट करने के लिए आपका लिवर प्रोड्यूस करता है हेप्सिडिन, और ये हेप्सिडिन क्या करती है, इसको वहाँ पे जो है ये इनहिबिट करवाती है। हम बाद में इसको देखेंगे। अभी के लिए यहाँ पे हम कह रहे हैं हमारे यहाँ पे जो है ये आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। सबसे पहले क्या होगा, आपकी जो स्टोरी फॉर्म है, आपको वहाँ पे फेरिटिन जो है ये आपको वहाँ पे कम होना शुरू हो जाएगी। अच्छा, इसमें क्या होगा, जैसे आपको वहाँ पे फेरिटिन जो है ये आपको वहाँ पे कम होगी, तो आपकी जो टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी है, आपकी आयरन आगे नहीं जा रही होगी, तो आपको वहाँ पे टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी आपको वहाँ पे बढ़ जाएगी। दोबारा से वही आपकी सैचुरेशन कम होगी, अनसैचुरेटेड ज़्यादा होगी, तो आपकी जो टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी है ये आपकी ज़्यादा होगी। अच्छा, इसके बाद क्या होगा, जो आपकी सीरम आयरन है ना, जो आपका आपके ब्लड के अंदर आपको वहाँ पे आयरन है, ये आपको वहाँ पे कम होना शुरू हो जाएगी, डिप्लीट होना शुरू हो जाएगी। इस केस में क्या होगा, सीरम आयरन कम होनी शुरू हो जाएगी और साथ साथ यहाँ पे जो सैचुरेशन है ये पेशेंट के अंदर कम होनी शुरू हो जाएगी। ट्रांसफरिन जो है ये आपके अनसैचुरेटेड ज़्यादा होंगे। अच्छा, इसके बाद क्या होगा, आपके यहाँ पे आपके जो पेशेंट है उसके अंदर थर्ड स्टेज में आपका हो जाएगा नॉर्मोसिटिक एनीमिया। ये आपने याद रखना है। इसमें क्या होगा, जैसे ही आपको वहाँ पे जो आयरन कम होगी, तो स्टार्ट में जो आपको वहाँ पे होगा ना बोन मैरो, ये आपको वहाँ पे नॉर्मल साइज आरबीसी प्रोड्यूस कर रहा होगा और इस वजह से जो पेशेंट है उसके अंदर क्या होगा, नॉर्मोसिटिक एनीमिया, एमसीवी आपको वहाँ पे नॉर्मल होगा। अच्छा, इसके बाद क्या होगा, जैसे ही आपका जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पे आयरन अभी भी नहीं गई, तो अब क्या करेगा, आपके जो बोन मैरो है ये आपके स्मॉल और थोड़े थोड़े से आपको वहाँ पे आरबीसीज वगैरह प्रोड्यूस कर रहा होगा, स्मॉल एंड फ्यूअर आरबीसीज प्रोड्यूस हो रहे होंगे और ये स्मॉलर हैं, तो ये आपको वहाँ पे हो जाएगा माइक्रोसिटिक एनीमिया और साथ साथ आपको यहाँ पे जो है ना ये हाइपोक्रोमिक एनीमिया जो है ये मिल रहा होगा। अच्छा, इसमें सिंपल कि आपको जो आरबीसीज है, आरबीसी में सेंटर में आपको जो है ये पैलर मिलता है, सेंटर में आपको वहाँ पे रेडनेस में नहीं मिलती। अच्छा, ये जो आपको वहाँ पे पैलर है ना, ये आपका क्यों होता है, क्योंकि आपके जो आरबीसी है इसको वहाँ पे शेप कुछ इस तरीके से होती है, डंबल शेप्ड होती है। यहाँ पे ना अलग से बना के दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको वहाँ पे आरबीसी जो है ना यार, कोई ज़्यादा ही अच्छी पिक्चर्स बन रही हैं। ये आपका आरबीसी है और ये दरमियान में आपको वहाँ पे डंबल शेप्ड होती है। अच्छा, यहाँ पे जो सेंटर्स होते हैं, आपको वहाँ पे कॉर्नर्स जो होते हैं, वहाँ पे आपकी हीमोग्लोबिन ज़्यादा होती है और सेंटर में आपको वहाँ पे कम होती है। अच्छा, इसकी क्या ज़रूरत होती है, अगर ये आपको वहाँ पे होगी सर्कुलर फॉर्म में, तो ये क्या करेगी, आपके जो स्मॉल वेसल्स होंगे उसको वहाँ पे आपके अक्लोड कर देगी और ये आरबीसी की जो आपकी होती है ना शेप, ये आपकी होती है बाई कनकेव। तो ये क्या करती है, जैसे आपको वहाँ पे स्मॉल वेसल में जाती है, तो फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से ये क्या कर देती है, वहाँ से आपकी क्रॉस कर जाती है। अच्छा, इसमें क्या होगा, आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये जो सेंट्रल पैलर आपको वहाँ पे है, ये आपको वहाँ पे ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा और आपको जो ये आपको जो रेडनेस है ये आपको वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स पे थोड़ी थोड़ी सी मिल रही होगी, आपको वहाँ पे हो जाएगा हाइपोक्रोमिक एनीमिया। इसके बाद यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमारे जो है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। सिंपल, यहाँ पे आपको नाम ही बता रहे, पेशेंट के अंदर क्या हो जाएगी, आयरन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। अच्छा, एक और चीज़ याद रखनी है, वो ये कि आयरन जो आपको वहाँ पे यूज़ होती है ना आपकी बॉडी के अंदर, इसका 80% कहाँ से आता है, ये आपको वहाँ पे आता है रिसाइकलिंग से। जो आपके ओल्ड आरबीसीज होते हैं उसकी रिसाइकलिंग से आता है और रिमेनिंग 20% सिर्फ और सिर्फ आपका जो है ये फूड से आता है। अच्छा, ये जो है ना आपने यहाँ पे याद रखना है, अगर जो आपको वहाँ पे पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पे ये ब्लीड वगैरह हो रहा है या फिर आपको वहाँ पे आरबीसीज वगैरह लॉस हो रहे हैं, तो रिसाइकलिंग वगैरह आपको वहाँ पे कम होनी शुरू हो जाएगी। तो ये 80% आपको वहाँ पे रिसाइकल नहीं हो रहा होगा और इसकी वजह से आपको वहाँ पे आयरन डेफिशिएंसी हो जाएगी। या फिर आपका जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पे जो फूड वगैरह आपको वहाँ पे कम ले रहा है, यहाँ पे आपने याद रखना है, पेशेंट के अंदर आपको वहाँ पे मेल न्यूट्रिशन है, पेशेंट आपको वहाँ पे मेल एब्जॉर्प्शन है, उसके अंदर वहाँ पे कोई भी बच्चा है उसके अंदर वहाँ पे जो ये मेल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम्स वगैरह है, या फिर आपके जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पे जो ये कोई भी इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है, या फिर आपका पेशेंट जो है उसके अंदर वहाँ पे ये गैस्ट्रेक्टमी, आपने इसके अंदर एक मेजर याद रखनी है और दूसरी आपने यहाँ पे जो ये हुकवॉर्म इन्फेक्शन जो है ये आपने इसके अंदर दोनों याद रखनी है। अच्छा, उसके बाद आपकी होती है ना आपको वहाँ पे प्रेग्नेंट फीमेल्स, उसमें क्या होता है, आपका जो होता है ना बेबी में भी आपको वहाँ पे आरबीसीज वगैरह बनाने होते हो, आपको वहाँ पे आयरन कहाँ से आती है, आपको वहाँ पे फीमेल से आ रही होती है, उसकी मदर से आ रही होती है। तो उस केस में आपको वहाँ पे डिमांड जो है ये आपको वहाँ पे ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे भी आपको जो है ये आयरन की डेफिशिएंसी होनी शुरू हो जाती है। अच्छा, यहाँ पे जो है ना मेजर जो है ना आपको बताइए ना, एक आपने यहाँ पे याद रखना है, इन्फेंट्स में क्या होगा, आपके जो होगा ना ये ह्यूमन मिल्क जो होता है उसके अंदर आयरन कम होते हैं, तो इसके अंदर आपको वहाँ पे आयरन डेफिशिएंसी मिल सकती है। बच्चों के अंदर आपको वहाँ पे पुअर डाइट वगैरह मिल सकती है। उसके बाद आपको वहाँ पे जो ये मेल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम्स वगैरह बच्चों के अंदर मिल सकते हैं। अडल्ट्स में जो है आपको वहाँ पे पेप्टिक अल्सर डिजीज मिल सकती है, या फिर आपको जो फीमेल्स है उसके अंदर ये मेनोरेजिया वगैरह मिल सकती है, या फिर आपको वहाँ पे आपकी जो फीमेल है वो आपके वहाँ पे प्रेग्नेंट है। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा, आपको ब्लड वगैरह आपको वहाँ पे लॉस हो रहा होगा, यहाँ पे भी वही होगा, आपको जो पेशेंट है उसके वहाँ पे अल्सर वगैरह होंगे, आपको वहाँ पे ब्लीड वगैरह करेंगे तो आपको वहाँ पे ब्लड लॉस हो रहा होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, आपको जो आपको होगा ना ये 80% जो आपको रिसाइकलिंग से लेके आना है ये आपको वहाँ पे नहीं आ रहा होगा। अच्छा, उसके बाद जो है आपने यहाँ पे याद रखना है, आपकी जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं इसमें हुक वॉर्म की इन्फेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है।
इसमें आपने याद रखना है आपको वहाँ पे एंकाइलोस्टोमा डोडिनाले और साथ-साथ आपको जो है ये निकेटर अमेरिकैनस, ये दोनों पेशेंट के अंदर जो है ये आपको वहाँ पे करवा सकते हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। अच्छा, उसके बाद जो है आपको जो है ये कोलोन के अंदर पॉलिप्स या फिर आपको जो है ये कार्सिनोमा वगैरह जो है, ये भी आपको जो है ये करवा सकता है। अच्छा, ये जो है ना आपने याद रखना है डेवलपिंग कंट्रीज़ में जो आपको वहाँ पे ये हुकवॉर्म इन्फेक्शन है, ये आपको वहाँ पे मोस्ट कॉमन है और वेस्टर्न कंट्रीज़ में ये आपको जो है ये कोलोन या फिर आपके जो पॉलिप्स हो गए, कोलोन पॉलिप्स हो गए या फिर आपको जो है ये कार्सिनोमा वगैरह जो है, ये भी पेशेंट के अंदर करवा सकता है आपको जो है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। अच्छा, इसके बाद आपने याद रखना है ये वाली हमारी चीज़ें मैंने आपको मैं बता दी। गैस्ट्रेक्टमी आपने याद रखनी है, आपकी जो आयरन होते हैं आपको वहाँ पे Fe2 पॉजिटिव फॉर्म के अंदर, ये जो आपको वहाँ पे एसिड होता है HCl, ये इसको वहाँ पे रिड्यूस फॉर्म के अंदर इसको ना रख रहा होता है। अच्छा, इसमें क्या हो सकता है, अगर एसिड आपको वहाँ पे कम है तो आपको वहाँ पे आयरन जो है आपको वहाँ पे 3 पॉजिटिव फॉर्म के अंदर भी जा सकती है। तो ये क्या है, आपको वहाँ पे आयरन Fe3 पॉजिटिव फॉर्म के अंदर आपको वहाँ पे एब्जॉर्ब नहीं होती। तो यहाँ पे भी पेशेंट के अंदर क्या हो सकता है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है। ये सारा हो गया, इसके अंदर आपका जो पेशेंट है उसको वहाँ पे आपको वहाँ पे डिजीज़ आपको वहाँ पे कॉजेज़ होंगे। अच्छा, इसके बाद आपने वहाँ पे देखना है पेशेंट के अंदर जो है ये आपको वहाँ पे सिम्पटम्स वगैरह। तो सिम्पटम्स मैं आपको जो है ना ये फर्स्ट एड से दिखाता हूँ, वहाँ पे सारे लिखे हुए हैं, मैंने आपको जो बता दिया ना, सारे वही हैं। अच्छा, इसके बाद जो है ना पेशेंट के अंदर ये लैब्स आ गई। लैब्स में आपने याद रखना है एक चीज़, तो ये कि पेशेंट जो है इसके अंदर क्या होगा, आपको वहाँ पे माइक्रोसिटिक एनीमिया होगा और दूसरे नंबर पे आपको वहाँ पे हाइपोक्रोमिक आपके आरबीसीज़ होंगे। वही आपके जो आरबीसीज़ है उसको वहाँ पे जो साइड आपके होंगे ना ये कॉर्नर्स वगैरह, वहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको जो है ये रेडनेस मिल रही होगी और सेंटर उसका क्या होगा, आपको वहाँ पे पैलर ज़्यादा होगा। अच्छा, इसके बाद आपने याद रखना है आरबीसीज़ जो है उसके अंदर ये जो आरडीडब्ल्यू है, ये आपको वहाँ पे इंक्रीज़ होगा। अच्छा, इसमें आपको मैं ना दोबारा से बता देता हूँ, आपके जो आरबीसीज़ होते हैं, इसमें क्या होता है, आपके जो आरबीसीज़ डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ है, ये आपको वहाँ पे इंक्रीज़ कर देते हैं। अच्छा, क्या होता है, आपके जो आरबीसीज़ आपको वहाँ पे प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, आपको जो ये आपको वहाँ पे बोन मैरो से, बोन मैरो क्या करता है, ये जो डिफरेंट साइज़ के ना आपके वहाँ पे आरबीसीज़ वगैरह प्रोड्यूस कर रहा होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, साइज़ वेरिएशन हो जाता है। साइज़ जब भी वेरिएशन होगा तो आपकी जो आपकी होगी ना ये डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ, ये आपके वहाँ पे इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी। इसमें जो है ना पेशेंट के अंदर आपने वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन में याद रखना है कि सबसे पहले हमारे यहाँ पे बेस्ट इनिशियल टेस्ट क्या है, ये है हमारे यहाँ पे सीबीसी पेशेंट की और साथ-साथ आयरन स्टडीज़। अच्छा, आयरन स्टडीज़ में सीबीसी में तो सिंपल होगा कि आपको वहाँ पे क्या मिलेगा, आपका जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पे जो है ये आपको वहाँ पे एचबी कम होगी पेशेंट की और साथ-साथ एमसीवी जो है ये इसको वहाँ पे कम होगा। अच्छा, आयरन स्टडीज़ में क्या होगा, आयरन की डेफिशिएंसी है, तो एक चीज़ क्या होगी, आपके यहाँ पे सीरम आयरन आपके वहाँ पे कम होगी, आयरन आपको वहाँ पे स्टोरेज फॉर्म में कम होगी, तो आपकी जो है ये फेरिटिन आपको वहाँ पे कम होगी। अच्छा, आयरन आपको वहाँ पे सर्कुलेशन में नहीं आ रही होगी, तो सैचुरेशन कम होगी और साथ-साथ क्या होगा, यहाँ पे आपकी टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी इंक्रीज़ होगी। ये आपने 4 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट याद रखने हैं, क्योंकि क्या होगा, आपको बाद में मैं करवाऊँगा हमारे यहाँ पे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया और हमारे जो है ना इसके बाद हमारे यहाँ पे करेंगे, हमारे यहाँ पे जो है ना ये क्रोनिक डिज़ीज़ की वजह से आपको जो है ये एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिज़ीज़, इन दोनों में हमारे यहाँ पे जो ये 4 पॉइंट्स हैं ना, ये दोनों के अंदर डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं। यहाँ पे आपने याद रखना है फेरिटिन कम होगी, यहाँ पे आपकी टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी ज़्यादा होगी और बाकी ये दोनों चीज़ें तो है ना बिल्कुल सिंपल है। दोनों में क्या होगा, आपकी जो है ये आयरन नहीं आ रही होगी। अच्छा, इसके बाद एक और चीज़ आपने यहाँ पे याद रखनी है कि आपके जो आरबीसीज़ हैं आपको यहाँ पे प्रोड्यूस कैसे होते हैं। एक आपकी होती है Fe2 पॉजिटिव फॉर्म के अंदर आपको वहाँ पे जो आयरन होगी और इधर से आपको वहाँ पे आ रही होती है प्रोटोपोर्फिरिन। ये दोनों आपके साथ मिलती हैं और यहाँ पे जो है ये आपको वहाँ पे हीम सिंथेसिस हो जाती है। अच्छा, अगर जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पे आयरन नहीं आएगी तो प्रोटोपोर्फिरिन जो है उसके अंदर वहाँ पे बढ़ने शुरू हो जाएँगे। तो यहाँ पे आपको एक और चीज़ मिलेगी, वो ये कि आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये जो फ्री एरिथ्रोसाइट प्रोटोपोर्फिरिन है, ये उसकी वहाँ पे बढ़ी हुई होगी। और ट्रीटमेंट इसके अंदर सिंपल होगा, आपको जो है ये आयरन सप्लीमेंट्स होंगे, ये मैं आपको बाद में करवा देता हूँ। बाकी एक और चीज़ आपने यहाँ पे याद रखनी है, प्लमर विल्सन सिंड्रोम। इसमें क्या होगा, आपका जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पे होगा ये इसोफेजियल वेब्स होंगी, इसके अंदर यहाँ पे क्लासिक ट्रायड आपने याद रखनी है, इसोफेजियल वेब्स होंगी, पेशेंट के अंदर वहाँ पे होगा डिस्फेजिया और यहाँ पे पेशेंट के अंदर होगा आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। अच्छा जी, ये आ गई हमारी जो है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। सिंपल इसमें आपके जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पे आयरन कम हो सकती है ब्लीडिंग की वजह से। अच्छा, उसके बाद मेल न्यूट्रिशन की वजह से हो सकती है, एब्जॉर्प्शन की वजह से हो सकती है, गैस्ट्रेक्टमी की वजह से हो सकती है, या फिर आपका जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पे ये इंक्रीज डिमांड की वजह से हो सकती है, पेशेंट आपका वहाँ पे प्रेग्नेंट हो सकती है। अच्छा, इसमें आपने याद रखना है कि ये आपकी मोस्ट कॉमन कॉज है आपका वहाँ पे आयरन आपकी जो है ये अनीमिया की। अच्छा, उसके बाद आपने याद रखना है कि ये मोस्ट कॉमन आपकी कहाँ पे होती है, आपकी जो फीमेल्स होती हैं, आपका जो है ये चाइल्ड बेयरिंग एज के अंदर आपकी जो फीमेल्स होती हैं उसके अंदर ये आपका में मोस्ट कॉमन होती है। उसके बाद पेशेंट की लैब्स में आपने याद रखना है कि बेस्ट इनिशियल हमारा क्या है, हमारे यहाँ पे सीबीसी और साथ साथ आप क्या करवाएंगे पेशेंट की आयरन स्टडीज़। अच्छा, यहाँ पे सीबीसी में आपको जो ये माइक्रोसाइटोसिस मिलेगी, उसके बाद आपको वहाँ पे एनीमिया मिल रहा होगा और लैब्स में आपको जो आयरन स्टडीज़ होगी, आयरन स्टडीज़ में आपको यहाँ पे ये वाली 3 चीज़ें मिल रही होंगी। अच्छा, पेशेंट के अंदर क्या होगा, आपको जो है ये एमसीवी भी कम होगी पेशेंट के अंदर, उसके बाद आपको जो है एमसीएच भी कम होगा और साथ-साथ एमसीएचसी जो है ये भी पेशेंट के अंदर सारी आपको वहाँ पे कम होगी। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा, आयरन आपको वहाँ पे आ नहीं रही होगी, आपकी आयरन जो है आपको वहाँ पे स्टोर नहीं होगी, आयरन स्टोर नहीं होगी तो आपकी जो आयरन है ये आपको वहाँ पे जो आपके ब्लड के अंदर नहीं जा रही होगी, तो आपके यहाँ पे जो है ये आयरन कम होगी, फेरिटिन भी आपको वहाँ पे कम होगी और उसके बाद आपको जो ये टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी जो है ये आपको वहाँ पे ज़्यादा होगी और ये आपको हमें पता है आपकी जो अनसैचुरेटेड फॉर्म है ये आपको वहाँ पे ज़्यादा होगी, तो आपको वहाँ पे जो है ये आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी आपको वहाँ पे इंक्रीज़ होगी।
बाकी आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, आपको वहाँ पे ये आरडीडब्ल्यू आपको यहाँ पे इंक्रीज़ होगा, आपके जो आरबीसीज़ होंगे, ये आपको यहाँ पे जो है ना ये वेरिएशन के अंदर प्रोड्यूस हो रहे होंगे, उसके अंदर जो है ना ये साइज़ वेरिएशन वगैरह आपको मिल रही होगी, आरडीडब्ल्यू आपको यहाँ पे इंक्रीज़ हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद ये चीज़ आपने देखनी है हमारे यहाँ पे रेटिकुलोसाइट इंडेक्स, ये आपका वहाँ पे कम होगा। अच्छा, रेटिकुलोसाइट्स क्या होते हैं? ये आपके होते हैं इमैच्योर आरबीसीज़। अच्छा, अगर आपका जो पेशेंट है उसके अंदर हिमोलिसिस हो रही है, तो हिमोलिसिस के केस में क्या होगा, आप वहाँ पे ये जो है ना आपके वहाँ पे इमैच्योर आरबीसीज़ आप वहाँ पे ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे होंगे और वहाँ पे रेटिकुलोसाइट इंडेक्स आपको वहाँ पे इंक्रीज़ कर जाएगा। अच्छा, अगर आप वहाँ पे आपकी जो ये इसी इसकी सिंथेसिस में जो है आपको वहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम होगी, तो उस केस में आप वहाँ पे इमैच्योर सेल्स भी नहीं बनेंगे, तो वहाँ पे जो आपका रेटिकुलोसाइट इंडेक्स है ये आपको वहाँ पे कम होगा। अच्छा, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, आपका जो सिंथेसिस है ये आपको वहाँ पे सही से नहीं हो रही, तो यहाँ पे भी क्या होगा पेशेंट के अंदर, ये जो आपके वहाँ पे है ना रेटिकुलोसाइट इंडेक्स, ये आपको वहाँ पे आपको जो ये डिक्रीज़ होगा। अच्छा, उसके बाद आपको जो पेशेंट है उसके अंदर आपको वहाँ पे माइक्रोसाइटोसिस मिलेगी और साथ-साथ हाइपोक्रोमेसिया जो है ये आपको जो सेंट्रल पैलर जो है ये आपको वहाँ पे इंक्रीज़ नज़र आएगा। अच्छा, इसके बाद सिम्पटम्स में आपने याद रखना है पेशेंट के अंदर ये फटीगनेस हो गई, उसके बाद ये कंजक्टिवल पैलर हो गया, उसके बाद ये रेस्टलेस लेग सिंड्रोम पेशेंट के अंदर हो गया। ये आपने याद रखना है पिका ईटिंग, मतलब क्या आपको वहाँ पे जो है ना आपको वहाँ पे जो नॉन फूड सब्सटेंसेस है ये पेशेंट आपको वहाँ पे खा रहा होगा, गाची मिट्टी खा रहा होगा। अच्छा, उसके अलावा कोई भी चीज़ उसको वहाँ पे मिल रही होगी, चूना वगैरह जो है ये पेशेंट खा रहा होगा और ये आपकी कहाँ पे होती है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के अंदर। ये भी आपने याद रखना है बच्चों के अंदर जो है ये पिका ईटिंग उसके अंदर क्या हो रही होती है, आपको वहाँ पे जो है ये आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया आपको वहाँ पे शो कर रहा होता है। अच्छा, इसके बाद क्या होगा, ये आपके जो पेशेंट है उसके अंदर ये जो उसके होंगे ना नेल्स वगैरह, नॉर्मली नेल बेड आपका इस तरीके से होता है, तो इस केस में क्या होगा, जो आपका जो पेशेंट है उसके ये जो नेल्स होंगे ये आपके इस तरीके से ना स्पून शेप्ड होना शुरू हो जाएंगे और ये आपका हो जाएगा कोइलोनाइकिया। अच्छा, उसके बाद जो है जैसे-जैसे आपको वहाँ पे आयरन की कमी होगी, तो यहाँ पे क्या होगा, आपके जो बाकी ऑर्गन्स वगैरह होंगे, जहाँ पे आपकी ये सेल टर्नओवर वगैरह आपको वहाँ पे इंक्रीज़ होता है, तो वहाँ पे भी इसकी वहाँ पे सिंथेसिस सही से नहीं हो रही होगी, तो आपको वहाँ पे ग्लोसाइटिस वगैरह मिलेगी और साथ-साथ आपको यहाँ पे किलोसिस जो है, ये भी आपको मिल रही होगी। अच्छा, ये ग्लोसाइटिस जो है, ये हमें प्लमर-विल्सन सिंड्रोम के अंदर भी मिल रही होती है और उसकी भी रीज़न यही है कि उसके अंदर पेशेंट के अंदर क्या होता है, आपका जो पेशेंट है, उसके अंदर यहाँ पे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होती है, साथ इसोफेजियल वेब्स होते हैं और यहाँ पे डिस्फेजिया होता है। तो यहाँ पे भी आपको पेशेंट है, उसके अंदर वहाँ पे जो है ये आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, तो ये भी पेशेंट के अंदर क्या करवा रहा होगा, आपको वहाँ पे ग्लोसाइटिस करवा रहा होगा। अच्छा, टेस्ट में आपने याद रखना है बेस्ट इनिशियल हमारा कौन-सा, हमारे यहाँ पे सीबीसी विद आपके जो है ये आयरन स्टडीज़ और मोस्ट एक्यूरेट में आपने याद रखना है आप पेशेंट के अंदर क्या करवाएँगे, बोन मैरो बायोप्सी करवाएँगे। अच्छा जी, ट्रीटमेंट में क्या होगा, आपका जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पे आयरन डेफिशिएंसी है, तो आप क्या करेंगे पेशेंट के अंदर वहाँ पे आयरन रिप्लेसमेंट वगैरह कर रहे होंगे। अच्छा, यहाँ पे जो पेशेंट है उसके अंदर जो है ना, जैसे आपको वहाँ पे फीमेल वगैरह आपके पास आई है ना और फीमेल जो है आपको वहाँ पे जो है ये मेंस्ट्रुएट कर रही है, तो उस केस में आप जो है ना उसको वहाँ पे ट्रायल बेसिस पे जो है आप वहाँ पे उसको ये आयरन देना शुरू कर देते हैं विदाउट एनी इन्वेस्टिगेशन वगैरह। तो ये आपको वहाँ पे हो गई, आपको वहाँ पे जो है ये आयरन रिप्लेसमेंट। इसमें आपने याद रखना है कि आपकी जो आयरन रिप्लेसमेंट है, इसमें आपको जो पेशेंट है उसके अंदर आपको जो है ये आपको वहाँ पे कॉन्स्टिपेशन मिलेगी, नोज़िया और साथ-साथ ये डिस्पेप्सिया जो है ये आपको वहाँ पे मेजर साइड इफेक्ट है। अच्छा, इसके बाद आपने आपने याद रखना है, अगर आपके पास एक पेशेंट आ रहा है, उसके अंदर जो है ना ये आपको वहाँ पे मेल न्यूट्रिशन है, आप उसके बाद आपका जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पे जो है ना ये मेल एब्ज़ॉर्प्शन वगैरह है, तो उस केस में आप पेशेंट को ओरल वगैरह नहीं दे सकते। ओरल में क्या होगा, अब वहाँ पे एब्ज़ॉर्ब नहीं होगी, तो उस केस में आप क्या करेंगे, पेशेंट को आप वहाँ पे देंगे आईवी या फिर आईएम। अच्छा, ये क्या करेंगे, आप वहाँ पे जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पे इंट्रावेनस दे रहे होंगे या फिर आप जो ये इंट्रामस्कुलर दे रहे होंगे और यहाँ पे पेशेंट आपसे आपके कौन-कौन से होंगे, जो जिसके अंदर जो है ना आपको वहाँ पे पुअर गट एब्ज़ॉर्प्शन है या फिर आपके जो पेशेंट है उसको वहाँ पे आयरन बहुत ज़्यादा चाहिए और वो आप वहाँ पे ओरल थेरेपी से आप वहाँ पे पूरी नहीं कर सकते, या फिर आपका जो पेशेंट है वो आपको वहाँ पे आपकी ओरल फेरस सल्फेट जो है उसको ये टॉलरेट नहीं कर सकता, तो उस केस में भी आप क्या करेंगे, पेशेंट को वहाँ पे आईवी या फिर आईएम जो है ये आप वहाँ पे आयरन उसको दे रहे होंगे और उसके बाद जो है अगर आपका जो पेशेंट है उसको वहाँ पे हार्ट फेलियर वगैरह होगी, तो उस केस में भी आप उसको क्या देंगे, आप वहाँ पे जो है ये आईवी या फिर आईएम वगैरह दे रहे होंगे पेशेंट को। अच्छा, इसके बाद जो है ना आपको वहाँ पे जो सीके 2 है उसके अंदर इन्होंने 2-4 पॉइंट्स और लिखे हुए हैं। एक उन्होंने वहाँ पे लिखा हुआ है कि आपकी जो गैस्ट्रिक एब्ज़ॉर्प्शन है वो आईवी के केस में आपको वहाँ पे नहीं होती, क्योंकि आपकी जो है ये डायरेक्टली आप वहाँ पे आपकी जो है ये इंट्रावेनस जा रही होती है, तो उसका आपको वहाँ पे जो है ना ये कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता, तो उस केस में आप वहाँ पे पेशेंट को दे रहे होते हैं। अच्छा, वहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है आपके जो पेशेंट है, अगर उसको वहाँ पे जो है ये पोस्ट गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी है या फिर आपका जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पे जो है ना ये ग्लूटेन सेंसिटिविटी है, आपको वहाँ पे सीलिएक से आपको जो है ये डिज़ीज़ है पेशेंट के अंदर, या इन्फ्लेमेटरी बाउल डिज़ीज़ है, अगर आपके जो पेशेंट है उसके वहाँ पे जो ये ओरल इंटॉलरेंस वगैरह है, तो उस केस में आप वहाँ पे पेशेंट को देते हैं हमारे यहाँ पे आईवी। यही सारी चीज़ें हैं इसके अंदर भी। अच्छा, उसके बाद आप उन्होंने वहाँ पे ना एक और चीज़ लिखी हुई है, वो ये कि आपकी जो आईवी आयरन है ये आपकी सुपीरियर होती है एज़ कम्पेयर टू आपको जो है ये ओरल आयरन, और ये जो आपके जो पेशेंट होता है ना, जब उसको वहाँ पे आप दे रहे होते हैं आईवी आयरन, तो ये क्या करती है, आपकी जो पैक्ड आरबीसीज़ वगैरह आप वहाँ पे पेशेंट्स को देते हैं ना, इसकी जो है ना नीड को भी कम कर रही होती है। अच्छा, इसके बाद सीके 2 पे उन्होंने एक और पॉइंट लिखा हुआ है, वो ये कि आपकी जो आईवी आयरन है ना, इसमें आपकी जो है आयरन डेक्स्ट्रॉन हो गई और दूसरी आपकी जो है ये आयरन जो है आपको वहाँ पे डेक्स्ट्रॉन हो गई और दूसरी आपको वहाँ पे सुक्रोज़ हो गई। इसमें जो डेक्स्ट्रॉन है इसके साथ आपको वहाँ पे साइड इफेक्ट्स वगैरह आपको वहाँ पे ज़्यादा होते हैं और पेशेंट के अंदर वहाँ पे अभी ये एनाफाइलैक्सिस वगैरह भी हो सकती है। तो आप वहाँ पे पेशेंट को ये आपके आईवी डेक्स्ट्रॉन की बजाय आप वहाँ पे पेशेंट्स को देते हैं हमारे यहाँ पे आयरन सुक्रोज़, और इसके साइड इफेक्ट्स वगैरह भी कम है और एनाफाइलैक्सिस वगैरह भी इसके अंदर नहीं होती।
अच्छा, उसके बाद अगर आपका जो पेशेंट है, उसके अंदर ये कार्डियोपल्मोनरी डिज़ीज़ है या फिर आपका जो पेशेंट है, उसके अंदर ये आपके ये एनीमिया सीवियर है, तब आप वहाँ पे पेशेंट को जो है ये आप वहाँ पे ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करते हैं, वरना आप वहाँ पे पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूज़न वगैरह नहीं करते। ब्लड ट्रांसफ्यूज़न इज़ नॉट रिकमेंडेड अनलेस एनीमिया सीवियर और पेशेंट हैज़ कार्डियोपल्मोनरी डिज़ीज़। इसके बाद जो है ना, हमने यहाँ पे देखना है हमारे यहाँ पे एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिज़ीज़। यहाँ पे आपने याद रखना है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया और दोनों के अंदर डिफ़रेंस करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो आपने सिंपल इसके अंदर याद रखना है कि यहाँ पे क्या होगा, पेशेंट के अंदर क्रोनिक डिज़ीज़ होगी। अच्छा, क्रोनिक डिजीज़ आपके यहाँ पे अगर आपको पता है तो इसमें क्या होगा, आपके जो बैक्टीरियाज़ वगैरह हैं वो आपको वहाँ पे इंक्रीज़ कर रहे होंगे। आपके जो बैक्टीरियाज़ वगैरह हैं, जब उनको ग्रोथ करनी है तो उनको भी वहाँ पे आपकी आयरन चाहिए। अच्छा, आयरन उनको चाहिए तो हम क्या कहते हैं, ये जो आयरन है इसको यहाँ पे लॉक कर देते हैं। आपका जो लिवर है ये क्या कर देता है, इसको वहाँ पे लॉक कर देता है, आयरन आपके वहाँ पे सर्कुलेशन में नहीं जाती। अच्छा, ये आप वहाँ पे लॉक कैसे करते हैं, आप वहाँ पे जो हेप्सिडिन है इसको आप वहाँ पे जो ये ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, ये क्या करते हैं, वहाँ पे आपके जो है ना ये गट के अंदर जो आपका वहाँ पे फेरोपोर्टीन है इसको यहाँ पे ये ब्लॉक कर देती है, और वहाँ से क्या होता है, आपकी जो आपकी होती है ना आयरन, ये आपके यहाँ पे सर्कुलेशन में नहीं आती। आयरन आपके यहाँ पे लॉक हो जाती है हमारी कहाँ पे, आयरन डेफिशिएंसी आपके यहाँ पे जो है ना ये हमारे यहाँ पे एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज़ में। अच्छा, इसमें क्या होगा, आपका जो पेशेंट है उसके अंदर जब आपको वहाँ पे आयरन ही नहीं आएगी, तो आपकी जब आयरन नहीं आएगी तो यहाँ पे आपकी जो फेरिटिन है जो आपको वहाँ पे पीछे से आ रही है, आपको वहाँ पे स्टोरेज फॉर्म है, ये आपके वहाँ पे इंक्रीज़ होगी। ये एक चीज़ हमारे यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, आपके वहाँ पे फेरिटिन इंक्रीज़ होगी, और यहाँ पे दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट हमारे यहाँ पे टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी। यहाँ पे जो पेशेंट होगा उसके अंदर ये टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के केस में हमने क्या देखा था, हमारे यहाँ पे टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी इंक्रीज़ थी। और ये तो सिंपल सिंपल पता लग रहा था कि यहाँ पे आपकी जो है ये सैचुरेशन कम थी। अच्छा, यहाँ पे पेशेंट के अंदर क्योंकि आयरन नहीं आ रही, तो यहाँ पे आपकी टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी कम क्यों है? तो इसमें आपने याद रखना है कि आपका जो लीवर है, जब आपको वहाँ पे इन्फ्लेमेशन वगैरह हुई होती है ना, तो लीवर हेप्सिडिन को ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। आपके यहाँ पे जो ट्रांसफरिन है, उसको ये क्या करता है, आपको वहाँ पे ट्रांसफरिन को कम प्रोड्यूस करता है। ट्रांसफरिन जब कम प्रोड्यूस होगी, तो टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी आपको वहाँ पे कम होगी। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ सिंपल होगी कि सर्कुलेशन में आपको वहाँ पे आयरन कम आएगी, तो आपको वहाँ पे सीरम आयरन जो है, ये आपके वहाँ पे कम होगी। अच्छा, एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज़ में आपको वहाँ पे जो ये कंडीशंस में आपको वहाँ पे ये क्रोनिक इन्फेक्शन वगैरह मिलती हैं, न्यूप्लास्टिक डिसऑर्डर्स वगैरह मिलते हैं, सीकेडी वगैरह पेशेंट के अंदर होता है, या फिर आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये आपकी जो है ये ऑटो इम्यून कंडीशन एसएलई, या फिर आपको जो ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस वगैरह आपको मिलता है। अच्छा, इसके अंदर जो है ना, आपने सिंपल याद रखना है कि आपके एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज़ में क्या होगा, आपकी हेप्सिडिन ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, फेरोपोर्टीन के साथ बाइंड करके ये क्या करेगी, आपको वहाँ पे रिलीज़ को कम करेगी। अच्छा, यहाँ पे आपने याद रखना है आपकी जो रिलीज़ है ना, मैक्रोफेजेस से भी कम होगी, और आपकी जो आयरन है ये आपके वहाँ पे एब्ज़ॉर्ब भी आपको वहाँ पे कम होगी, आपको वहाँ पे गट से। अच्छा, इसके बाद आपने याद रखना है कि यहाँ पे आपकी वहाँ पे इन्फ्लेमेशन चल रही है, तो इन्फ्लेमेशन हम वहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं हमारे यहाँ पे एक्यूट फेज़ रिएक्टेंट्स। अच्छा, यहाँ पे एक्यूट फेज़ रिएक्टेंट्स में भी आपको वहाँ पे एक फेरिटिन होती है, तो एक्यूट फेज़ रिएक्टेंट्स में भी आपको वहाँ पे फेरिटिन इंक्रीज़ कर रही होती है। अच्छा, उसके बाद आपने याद रखना है कंडीशंस में आपको वहाँ पे ये वाली सारी कंडीशंस होंगी। बाकी यहाँ पे क्या होगा, आपको वहाँ पे आयरन की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी। आयरन आपको वहाँ पे सिक्रीट आपको जो है ना, ये आपको वहाँ पे गट के अंदर आ रही है, लेकिन आगे आपको वहाँ पे ब्लड के अंदर नहीं जा रही। तो यहाँ पे क्या होगा, आपको वहाँ पे स्टोरेज फॉर्म आपको वहाँ पे इंक्रीज़ होगी, आपको वहाँ पे फेरिटिन इंक्रीज़ होगी। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, आपको वहाँ पे सर्कुलेशन में नहीं आ रही होगी, तो आपको वहाँ पे आयरन कम होगी, और उसके बाद आपको वहाँ पे जो टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी है ये आपको वहाँ पे डिक्रीज़ होगी, और इसकी रीज़न आपने याद रखनी है कि लीवर जो है ये आपको वहाँ पे कम प्रोड्यूस करेगा। अच्छा, इसके बाद जो है जब आपने वहाँ पे पेशेंट को ट्रीट करना है, तो ट्रीटमेंट में आप वहाँ पे सिंपल करेंगे, जो आपको वहाँ पे अंडरलाइन कॉज़ है आप उसको वहाँ पे ट्रीट करेंगे, और ये आपका जो आपकी होगी ना, ये हमारी यहाँ पे क्रोनिक डिजीज़ जब ठीक होगी, तो उसकी वजह से आपका जो अनीमिया है ये भी आपको वहाँ पे ठीक हो जाएगा। अच्छा जी, ये आगे हमारी जो है ये आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, और ये आपको वहाँ पे आ गई क्रोनिक डिजीज़। दोनों में क्या होगा, आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये आयरन सर्कुलेशन में नहीं आएगी, तो सीरम आयरन दोनों के अंदर कम होगी। अच्छा, इसके बाद आपने यहाँ पे याद रखना है कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के केस में क्या होगा, आपको वहाँ पे ट्रांसफरिन आपको वहाँ पे नॉर्मली प्रोड्यूस हो रही होगी, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, आपकी बॉडी के अंदर ट्रांसफरिन ही कम प्रोड्यूस हो रही होंगी। तो यहाँ पे क्या होगा, ये ट्रांसफरिन जब आपको वहाँ पे नॉर्मली प्रोड्यूस हो रही होंगी, तो ट्रांसफरिन आपको वहाँ पे ज़्यादा होगी, और ट्रांसफरिन के ज़्यादा होने की वजह से आपको वहाँ पे टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी ज़्यादा होगी। और यहाँ पे सिंपल है कि आपको वहाँ पे सैचुरेशन जो है ये आपको वहाँ पे अनसैचुरेटेड ज़्यादा होंगी, तो यहाँ पे क्या होगा, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी ज़्यादा होगी, यहाँ पे आपकी कैपेसिटी ज़्यादा है, आप वहाँ पे आयरन को ज़्यादा बाइंड कर सकते हैं। क्रोनिक डिजीज़ के केस में क्या, आपको वहाँ पे जो ट्रांसफरिन है यही आपको वहाँ पे कम प्रोड्यूस होती है। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ भी है, ये आपको वहाँ पे एवोल्यूशनरी रीजनिंग की वजह से होता है। आपको जो पैथोजन होता है वो क्या करता है, आपको वहाँ पे जो आयरन होती है उसको वहाँ पे यूज़ कर रहा होता है, यूज़ सर्कुलेटिंग आयरन टू थ्राइव। अच्छा, इसमें क्या आपकी जो बॉडी है उसने एक सिस्टम आपका वहाँ पे अडॉप्ट कर लिया, जिसमें वो क्या करती है, आयरन को स्टोर कर लेती है विद इन सेल्स, और उसके बाद यहाँ पे पैथोजन एंड प्रिवेंट पैथोजन फ्रॉम एक्वायरिंग सर्कुलेटिंग आयरन। तो यहाँ पे ये क्या है, आप वहाँ पे जो आयरन है ये आप क्या कर लेते हैं, उसको वहाँ पे जो है ये एब्जॉर्ब किया होता है आपने वहाँ पे सेल्स के अंदर, आप वहाँ पे मैक्रोफेजेस वगैरह के अंदर आप वहाँ पे एब्जॉर्ब होती है, उसके बाद सर्कुलेटिंग आयरन आप वहाँ पे कम होती है। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा, आप वहाँ पे फेरिटिन आपकी दोनों में आपको वहाँ पे डिफरेंस होगा, यहाँ पे आपकी फेरिटिन स्टोरेज फॉर्म है, तो यहाँ पे फेरिटिन कम होगी। क्रोनिक डिजीज़ के केस में क्या होगा, फेरिटिन आपके वहाँ पे इंक्रीज़ होगी। दोनों में आपने मेजर डिफरेंस एक ये वाला याद रख लेना है, और उसके बाद यहाँ पे जो है ये पेशेंट के अंदर ये टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी आपने याद रखनी है। एक के केस में क्या आपको वहाँ पे कम है,
दूसरे के केस में आपके वहाँ पे जो है ये ज़्यादा है। अच्छा, उसके बाद ये ट्रांसफरिन जो है ये आपके वहाँ पे सैचुरेशन जो है आपके वहाँ पे दोनों के केस में ही आपके वहाँ पे कम है। इसके बाद हमने वहाँ पे कर ली हमारे यहाँ पे हीमोक्रोमेटोसिस। अच्छा, उसमें भी आपके वहाँ पे आयरन के अंदर ही प्रॉब्लम होता है, लेकिन वहाँ पे क्या होता है आपकी आयरन जो है ये आपके वहाँ पे सर्कुलेशन में ज़्यादा होती है। अच्छा, वहाँ पे क्या होगा पेशेंट के अंदर ये आयरन ज़्यादा होगी, आयरन के ज़्यादा होने की वजह से ये आपको वहाँ पे ज़्यादा बाइंड करेगी, तो आपको वहाँ पे टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी आपको वहाँ पे कम होगी। अच्छा, उसके बाद क्या होगा जब आपको वहाँ पे ज़्यादा बाइंड करेगी तो आपको वहाँ पे जो ये सैचुरेशन भी ज़्यादा होगी। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे जो फेरिटिन है जो आपके वहाँ पे स्टोरेज फॉर्म है, क्योंकि आयरन ही ज़्यादा आ रही है तो ये भी आपको वहाँ पे हीमोक्रोमेटोसिस के केस में ये भी आपको वहाँ पे ज़्यादा होगी। अच्छा, उसके बाद ये प्रेगनेंसी या फिर आपकी जो है ये ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स के केस में क्या होता है, आप वहाँ पे जो पेशेंट है उसको यहाँ पे जो होती है ना आपको वहाँ पे टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी ये आपको वहाँ पे ज़्यादा हो जाती है। आपको जो होती है ना हमारे यहाँ पे ट्रांसफरेंस ये आपके वहाँ पे ज़्यादा होती है और यहाँ पे आपकी जो सैचुरेशन है ये आपको वहाँ पे कम हो जाती है। अच्छा, इसके बाद जो है ना ये आपके आयरन के अंदर ये हमारे यहाँ पे ये वाली 3 चीज़ें हमने वहाँ पे पहले से कर रखी हैं। इसके बाद हम एक देखेंगे हमारे यहाँ पे सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया। अच्छा, उसमें क्या होगा सिंपल आपकी जो आयरन आ रही होगी ना, आयरन आपके वहाँ पे यूज़ नहीं हो रही होगी क्योंकि आपकी जो पीछे से प्रोटोपोर्फिरिन है ये आपकी नहीं बन रही होगी। अच्छा, प्रोटोपोर्फिरिन नहीं बनेगी, आयरन यहाँ पे आपके सेल्स वगैरह के अंदर आपको वहाँ पे एक्युमुलेट करना शुरू कर देगी और उसकी वजह से आपके जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पे आपको कैरेक्टरिस्टिक जो है ना आपको वहाँ पे अपीयरेंस वगैरह नजर आ रही होगी, उसको हम बाद में करेंगे। अच्छा, ये हमारी जो वीडियो थी इसके अंदर हमारे यहाँ पे यही था। हमने यहाँ पे जो है हमारे यहाँ पे क्रोनिक डिजीज भी कर ली, हमारे यहाँ पे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया भी कर लिया है। फर्दर आपको इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो देन यू कैन आस्क मी एंड टिल देन अल्लाह हाफिज। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पार्क में स्टंट्स मारने जाना है। बाय। Give a damn about a hater when I feel like it. Not today, not today, not today, not tomorrow. Get out my way, please, I'm tryna get paid. Not today, not today, not today, not tomorrow. Get out my way, please, I'm tryna get paid. I've been broke for 27 years, I ain't gone for 28. Been seeing